हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उड का घोषणा पत्र भारतीय का महाधिकार पत्र था। विवेचना कीजिए। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2006, 2013, 2017 में भी पूछा गया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उड घोषणा पत्र 1854 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या वुड के आदेश पत्र की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियों को चिन्हित करें जो आधुनिक भारत की शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। यह आपके 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या उड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है, ये भी आपके 2012 डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सन 1854 के वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। उड का घोषणा पत्र प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा होता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें 1813 के बाद पुनः 1853 में यह अवसर आया जब पुनरावर्तन होना था, किंतु इस बार ब्रिटिश संसद यह अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय जनशिक्षा को अब उपेक्षित करना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 से फिर 1833, फिर उसमें आप देखेंगे मैकाले की जो भी निस्यंदन सिद्धांत था और उसके बाद एडम्स की रिपोर्ट। तो इन सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो शिक्षा के प्रति उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया और एडम्स ने जन शिक्षा का महत्व लोगों के सामने रखा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो इंग्लैंड की संसद थी, जो भारतीय शिक्षा के लिए कानून पास कर रही थी, वो उसे भी ये समझ में आ गया था कि भारत की शिक्षा को उपेक्षित करना ठीक नहीं है। जो भारत की साहित्य हैं, भारत के जो भी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट करना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस पर व्यवस्थित विचार देने के लिए ब्रिटिश लोकसभा ने एक संसदीय समिति का गठन किया जिसने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया तथा इसके आधार पर समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना अब हितकर न होगा और उससे ब्रिटिश साम्राज्य की क्षति होने की भी कोई आशंका नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी वो भारत में काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। अब उन्हें ये लग रहा था कि भारत में अपने पैर जमाने के लिए कहीं ना कहीं भारत की जो शिक्षा है, भारत के जो लोग हैं, उनके चीज़ों से समझौता करना होगा, उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं उपेक्षित नहीं मानना बल्कि उनकी संस्कृति को लेकर चलना। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से शिक्षा में भी समाहित थी। समिति के सुझाव के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधानाचार्य वुड थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे उड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से 19 जुलाई 1854 को कंपनी संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक व्यवस्थित शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में शिक्षा के प्रत्येक बिंदुओं पर स्पष्ट सुझाव दिए गए थे, अतः इससे शिक्षा की एक नवीन काल का श्री गणेश भी हुआ। तो दोस्तों, इस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक व्यवस्थित शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं।
उड घोषणा पत्र में सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए थे, जो निम्न हैं। नंबर 1 क्या था? मानसिक विकास करना जिससे बौद्धिक स्तर तक दिखाया जा सके। मानसिक विकास, बालकों का शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास करना और साथ ही उनके बौद्धिक स्तर को भी, मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखना है। पाश्चात्य ज्ञान देकर भारतीयों को भौतिक उन्नति करना है। तो दोस्तों भौतिक उन्नति के लिए भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान भी दिया जाए और भारतीयों का जीवन स्तर उठाना जिससे अंग्रेजी माल की खपत बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पर देखें, भारतीयों के जीवन स्तर को उठाना, चूँकि भारतीय कहीं ना कहीं जो उनका एक तरह से व्यवसाय था वो कृषि पर आधारित था, तो उनके जीवन स्तर को शिक्षा के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से ऊंचा उठाना था, जिससे जो इंग्लैंड के माल आ रहे हैं भारत में उनकी खपत अधिक हो और भारत में आयात उनका अधिक बढ़े। भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना जिससे योग्य एवं कुशल कर्मचारी बनाए जा सकें। और नंबर 5 आपका राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। तो दोस्तों किस तरह से शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के साथ साथ नैतिकता का विकास और चारित्रिक विकास, साथ ही सुयोग्य कर्मचारी तैयार करने की बात करी जा रही थी। अब शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, इससे संबंधित कंपनी सरकार ने 3 घोषणाएं की। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर। इस नीति में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर निश्चित किया गया तथा स्पष्ट रूप से कहा गया, कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा का यह एक पवित्र कार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, इस नीति में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर निश्चित किया गया तथा स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया, कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा का यह एक पवित्र कार्य है। तो यहाँ पर इसके पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा का दायित्व कंपनी पर नहीं होने से तो शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इतनी तीव्र गति से नहीं था जितनी तीव्र गति से अब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को आकर्षित कर रहा था कि लोग, ये जो भारतीय लोग थे, जो जन भावना थी एक तरह से बहुत ज़्यादा इनके फेवर में जा रही थी, क्योंकि लोगों के जो नौनिहाल थे वो इनके माध्यम से शिक्षित हो रहे थे। अब हम देखते हैं नंबर 2, जन शिक्षा विभाग की स्थापना। सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इसमें सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निर्देशक तथा उनकी सहायता के लिए कुछ संचालक, निरीक्षक तथा लिपिकों की नियुक्ति की जाए। वर्ष के अंत में इनकी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को प्रस्तुत करनी होगी। तो यहाँ पर बात करें हम जन शिक्षा विभाग की, तो इसमें सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक तथा उसकी सहायता के लिए कुछ संचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति की गई और साल के अंत में, वर्ष के अंत में रिपोर्ट गवर्नर जनरल को प्रस्तुत करनी होगी। एक तरह से यहाँ पर जन शिक्षा को प्रभावित करने के लिए हर वो कार्य किए जा रहे थे जिससे कि वो अपनी जड़ें भारत में और मजबूत कर पाएँ। क्यों? अगर लोग पसंद करेंगे तभी उनका विरोध नहीं होगा, नहीं तो फिर उनका विरोध शुरू हो जाता। नंबर 3 हम देखें सहायता अनुदान राशि। इस नीति में पहली बार देशी तथा विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई। सहायता अनुदान राशि में क्या हुआ कि इसमें देशी तथा विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को समान रूप से आर्थिक सहायता की बात, एक तरह से समानता की बात कही गई थी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि वहाँ अब जो चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसमें सहायता देने की बात कही गई। अब हम देखते हैं शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में था। वुड घोषणा पत्र में शिक्षा को 4 स्तरों में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा में संगठित करने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर था वो 4 भागों में डिवाइड था। मिडिल,
प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा। अब नंबर 2 पर हम देखें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। वुड्स घोषणा पत्र में शिक्षा की क्रमिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें शिक्षा की क्रमिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक स्कूलों की, मिडिल स्कूलों की और हाई स्कूल और कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान। तो यहाँ पर हम देखें प्राच्य भाषा, जो हमारी प्राचीन भाषा थी और जो हमारे प्राचीन साहित्य थे, उनको भारतीय एक तरह से जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा था शिक्षा के लिए, बालकों की शिक्षा के लिए, उसमें स्थान प्रदान किया गया भारतीय भाषाओं और साहित्य को। तो भारतीयों के प्राच्य भाषा और साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया क्योंकि उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता थी। कानून की दृष्टि से तथा संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके प्राच्य भाषा साहित्य को स्थान दिया गया। अब हम देखते हैं नंबर 2, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व। पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक था। तो दोस्तों हमारे जो प्राचीन भाषा और साहित्य थे उनका तो स्थान इस पाठ्यक्रम में रखा ही गया, साथ ही जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान थे उनको भी भारतीयों को भौतिक उन्नति के लिए, जो भारतीय हैं उनकी भौतिक उन्नति के लिए ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक बनाया गया। और इसलिए घोषणा पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का विकास देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का विकास करना चाहते हैं वो है यूरोपीय ज्ञान। अब हम देखते हैं नंबर 3, धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। इस घोषणा पत्र के द्वारा मिशन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई, परंतु सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर हम इस शिक्षा व्यवस्था को ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसके पहले ही हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे यूरोपीय ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया। एक तरह से यूरोपीय ज्ञान को वो शिक्षा के विकास में देखना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक शिक्षा में जो भी इस सरकारी स्कूल थे उनके पुस्तकालयों में बाइबल का रखना अनिवार्य कर दिया गया। और नंबर 4 हम देखें शिक्षा का माध्यम क्या था। वुड्स घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में दोनों अर्थात देसी भाषाओं तथा अंग्रेजी के साथ साथ लागू किया गया। अंग्रेजी को साथ साथ लागू किया गया। देसी भाषा तो रहेगी, साथ में अंग्रेजी भी रहेगी, किंतु उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को ही भाषा का माध्यम बनाने की बात कही गई, क्योंकि भारतीय भाषाओं को माना गया कि यह अविकसित एवं गंवारू हैं। इसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ठीक नहीं है। दोस्तों ये जो वर्ड है अविकसित और गंवारू, ये वर्ड मैकाले ने भी कहा था भारतीय शिक्षा के लिए, जब प्राच्य और पाश्चात्य वर्ग में विवाद चल रहा था तो ये मसला इसको सुलझाने के लिए मिला था। तो इस पे उसने भी ये तर्क रखा था कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो होगा एक तरह से इसीलिए होगा क्योंकि जो भारत की भाषा है वो गंवारू है, अविकसित है। और यहाँ भी देखिए यही बात कही जा रही है कि शिक्षा का माध्यम जो होगा वो प्राथमिक में दोनों भाषाएं होंगी, हिंदी और अंग्रेजी, किंतु उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को ही भाषा का माध्यम बनाने की बात कही गई। इसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखें जो भारत की अपनी भाषा थी उसको शिक्षा का माध्यम बनाना उन्होंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो उनको अविकसित और गंवारू मानते थे। अब हम देखते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं के संबंध में घोषणा पत्र में निम्न प्रकार की घोषणाएं की गई। सभी स्तर के शिक्षण संस्थाएं, इस घोषणा पत्र में सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कंपनी सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। कंपनी से ये आशा की गई कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंपनी के ऊपर थी, मतलब कंपनी को ही ये उत्तरदायित्व दिया गया कि ये सारे
जो भी शिक्षा के कार्य होंगे, चाहे वो प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक, सारी उत्तरदायित्व कंपनी संभालेगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं नंबर 2, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। अब हम देखते हैं नंबर 3, विश्वविद्यालय की स्थापना। उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा पत्र में भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किए और जो पुनः इसके बाद आवश्यकता अनुसार मद्रास तथा अन्य जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, भारत में उस समय उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, इसीलिए कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और इसी के तर्ज पर बाद में आवश्यकता अनुसार मद्रास में भी और अन्य जगहों पर भी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालय में सीनेट का गठन किया जाए जिससे योग्य अध्यापकों की कुलपति की नियुक्ति की जा सके। अब हम देखते हैं जन शिक्षा। उड़ घोषणा पत्र के द्वारा जन शिक्षा के प्रसार की बात को स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में निम्न 5 बातों की घोषणा की गई। दोस्तों यहाँ पर हम देखें जन शिक्षा के विषय में, तो जन शिक्षा एक तरह से दोस्तों जन शिक्षा के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।